गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद। जम्मो संगी संगवारी मनला सीजी जॉब एजुकेशन यूट्यूब चैनल के ओर ले सुप्रभात। साथी जम्मो संगवारी हो, आज हम जो पहला यूनिट है हमार ओकर तीसरा पार्ट लेके आए हैं। ठीक है, इस जो वीडियो है साथियों, इस वीडियो में आपका पहला यूनिट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट जो यूनिट है साथियों, वह बड़ा होने की वजह से हमने इसको 3 पार्ट में बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, आज के सेशन में हम पहला यूनिट को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर कल के जो सेशन में सेकेंड यूनिट चलेंगे। तो जो भी साथी पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। साथियों, यदि आपके भी कोई मित्र साथी होंगे तो उसे शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करवाएं, ताकि आपका एक सब्सक्राइब हमें पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करे। तो आइए साथियों, सीधे हम आज की सेशन में आते हैं। देखिए, इसके पहले हमने ऑक्सीजन चक्र, हाइड्रोजन, जितने भी चक्र है उसको पढ़ लिया है। ठीक है, अभी हम इसमें जैव भू रासायनिक चक्र के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कल हम इसी पर आए थे। ठीक है, देखिए साथियों, जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, अब जैव भू रासायनिक चक्र होता क्या है? तो देखिए, जैव भू रासायनिक चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीवन के लिए आवश्यक तत्वों का चक्रीय प्रवाह जैविक एवं अजैविक घटकों के बीच में होता है ना। जैव भू रासायनिक चक्र एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो आवश्यक तत्व है, ठीक है, उसमें एक चक्रीय प्रवाह होता है जैविक और अजैविक घटकों के बीच। चक्रीय प्रवाह तात्पर्य इस तरीके से एक प्रवाह होगा साथियों, ठीक है, जिसमें जैविक और अजैविक जो घटक है वे शामिल होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए, ये जो जैविक जो भू रासायनिक चक्र है, इनके 2 घटक हैं। एक तो है जैविक घटक और दूसरा है, देखिए, एक तरफ है गैसीय चक्र है और दूसरी तरफ अवसादी चक्र। ठीक है, अब गैसीय और अवसादी चक्र जो कि भू रासायनिक चक्र के अंतर्गत आते हैं। बात करें हम गैसीय चक्र में तो इसमें जल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, हाइड्रोजन चक्र और मरकरी चक्र को शामिल किया जाता है। अवसादी चक्र में आपका फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र को पढ़ेंगे साथियों। ठीक है, देखिए, यहां से एक जो प्रश्न है, ठीक है, यहां से एक प्रश्न आपका सीजीटीटी में बना हुआ है। ठीक है, सेम सिलेबस शिक्षक भर्ती, तो यहां से भी क्वेश्चन आपका उठा के पूछ देते हैं साथियों। इसलिए हम इस टॉपिक को बिल्कुल आपको वो टॉपिक मिलेगी साथियों जो आपको सीजीटेट के बुक में कहीं नहीं मिलेगा। हमारे साथ जुड़े रहें। अब देखिए, गैसीय चक्र होता क्या है? तो गैसीय चक्र के लिए पोषकों का जो स्रोत है जलमंडल, वायुमंडल है। ठीक है, जो गैस चक्र है उसके लिए पोषण के स्रोत क्या क्या है? तो जल से पोषण लेते हैं और वायुमंडल से पोषण लेते हैं। जबकि अवसादी चक्र में जो पोषक के स्रोत स्थल मंडल है। ठीक, अवसाद से तात्पर्य क्या है? जो सड़े गले अवसाद के रूप में है ना, जो सड़े गले रहते हैं वहां से क्या है, डेड जो रहता है, डेड चीजों से क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं पोषक तत्व। ठीक है, जबकि गैसीय चक्र में जलमंडल और वायुमंडल से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। यह सामान्य डेफिनेशन है, सामान्य इंफॉर्मेशन है, इसको आप याद करें। अब गैसीय चक्र को हम एक एक करके पढ़े साथियों। तो जल चक्र होता क्या है? देखिए, समुद्री जल वाष्प बनकर बादल का निर्माण करती है ना। एक समुद्र का जो महासागर का जो जल होता है साथियों,
आप सभी जान रहे हैं। ठीक है, तो यही क्या है, बादल का निर्माण करता है। ठीक है, बादल के रूप में क्या करता है, यह निर्माण करता है। अब संघनन वर्षा के बाद, देखिए यही क्या है, संघनन वर्षा के बाद जब जल धरती पर पहुंचती है। ठीक है, अब जब संघनन वर्षा होती है तो यही जल फिर से धरती पर पहुंचती है और नाला नदियों के द्वारा समुद्र में फिर से मिल जाती है। इस प्रकार यह श्रृंखला का निर्माण क्रम जो है निरंतर चलते रहता है ना। जो समुद्र के जल है साथियों, ठीक है, ये क्या होता है, वाष्प के रूप में बन जाता है और फिर से एक बादल में चला जाता है ना, ये जो जल है। अब उसके बाद में जब फिर से संघनन वर्षा होती है तो पुनः यह क्या है, वर्षा के रूप में धरती पर गिर जाता है और नदी नालों में समा जाता है। उसके यह उस नदी नालों से होते हुए फिर से क्या होता है, समुद्र में चला जाता है और समुद्र से फिर से वाष्प के रूप में बादल बना लेते हैं। यही जो प्रक्रिया है लगातार निरंतर, ठीक है, यही जो प्रक्रिया है साथियों निरंतर चलते रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद देखिए हाइड्रोजन चक्र होता क्या है। तो हाइड्रोजन चक्र वह प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन जो है पृथ्वी के चारों ओर पानी के माध्यम से चलती है। क्या होता है, हाइड्रोजन जो चक्र है वह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन जो है पृथ्वी के चारों ओर पानी के माध्यम से चलती है ना। किसके माध्यम से चलती है, पानी के माध्यम से, क्योंकि जल का सूत्र आप सभी जानते हैं H2O, जहां पर आपका हाइड्रोजन की मात्रा होती है ना। इसलिए क्या है, हाइड्रोजन चक्र में हाइड्रोजन पृथ्वी की चारों ओर पानी के माध्यम से चलती है। हाइड्रोजन का जो उत्पादन है पानी के पृथक्करण से होता है ना। H2O जब इसको हम पृथक्करण करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में होता है, आप सभी साथी जान रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जैविक घटकों को देखिए, इंपॉर्टेंट को ही हमने इसमें बताया है साथियों, सभी को नहीं बताया क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अब यहां आइए जैविक घटक। ठीक है, जैविक घटक होता क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जैविक घटक, इसमें दो चीजें शामिल है, एक तो स्वपोषी घटक और दूसरा है परपोषी घटक। अब स्वपोषी और परपोषी घटक होता क्या है, सबसे पहले आइए स्वपोषी घटक में। तो स्व मतलब स्व का तात्पर्य क्या है, स्वयं, है ना। स्व का क्या है तात्पर्य, स्वयं। तो स्वपोषी घटक यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना। स्वपोषी अर्थात स्वयं पोषण करते, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसे स्वपोषी घटक कहते हैं। जैसे पौधे, देखिए पौधे करते क्या हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, देखिए सूर्य की प्रकाश और किसकी उपस्थिति, क्लोरोफिल, सुने हैं नाम, सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे अपना जो भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए पौधे को किस श्रेणी में रखा जाता है, स्वपोषी घटक की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है साथियों, उसके बाद आता है परपोषी घटक। अब ये परपोषी घटक होता क्या है, देखिए यह अपना भोजन पौधों से प्राप्त कर, देखिए ये प्राइमरी है, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाता है, जबकि परपोषी ये अपना भोजन पौधों से प्राप्त करता है ना। परपोषी जिसे दूसरों से प्राप्त करता है, अर्थात पौधों से प्राप्त करता है। ठीक है, ये दो चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसमें देखें तीन चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन लगातार आया हुआ है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, तीन चीजें जिसके बारे में हम क्रम से पढ़ें। तो सबसे पहले आता है साथियों उत्पादक।
ये उत्पादक होता क्या है, तो देखिए इसमें पेड़ पौधे आते हैं जो क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, है ना। जो उत्पादक की श्रेणी में पेड़ पौधे आते हैं, क्योंकि ये स्वयं क्लोरोफिल की उपस्थिति और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसीलिए यह उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। ये पौधे अन्य जीवों के लिए ऑक्सीजन का निर्माण भी करते हैं, आप सभी जान रहे हैं। अन्य जीव जैसे हम लोग इंसान हैं जो कि सांस लेते हैं, है ना, तो उनके लिए क्या है, यह पौधे जो है ऑक्सीजन प्रदान करता है, O2 प्रदान करता है। आप सभी साथी जानते हैं पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। ये अर्थात उत्पादक की श्रेणी में कौन आते हैं, पौधे आते हैं, क्योंकि वे क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा अपने भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। इसमें दूसरा आता है साथियों उपभोक्ता। अब उपभोक्ता होता क्या है, इसमें वे जीव आते हैं जो दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसमें वे जीव आते हैं जो दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं तथा दूसरों पर आश्रित रहते हैं, ठीक है साथियों। वे जीव जो कि दूसरों पर आश्रित रहते हैं या दूसरों से जो भोजन है प्राप्त करते हैं, इसमें जितने भी जीव है जीवधारी वो सभी आते हैं। अब ये जो उपभोक्ता है इसको भी 3 भागों में, क्वेश्चन यही से बना हुआ है टीटी के एग्जाम में। उपभोक्ता को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए उपभोक्ता अर्थात उपभोग करना, जो भोजन बना रहे हैं अर्थात दूसरे भोजन बनाते हैं और उपभोग दूसरा करता है। अब ये उपभोक्ता 3 प्रकार है, एक तो है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा द्वितीयक और तीसरा तृतीयक। अब प्राथमिक उपभोक्ता तो जो शाकाहारी होते हैं और घास खाते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं, जैसे कि भेड़, बकरी, घोड़ा, है ना, भेड़, बकरी, घोड़ा, ये सभी क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है, क्योंकि ये शाकाहारी है। अब यहां द्वितीयक उपभोक्ता आती है, तो इसके जो उदाहरण है भेड़िया, मोर, लोमड़ी। ये जो द्वितीयक उपभोक्ता है साथियों, वह क्या करता है, ये जो प्राथमिक उपभोक्ता है उसको खाते हैं, ठीक है। भेड़िया, मोर, लोमड़ी ये सब किसको खाते हैं, भेड़, बकरी, घोड़ा आदि को खाते हैं। उसके बाद हमारा आता है तृतीयक उपभोक्ता। तो तृतीयक में आपका सांप, शेर, चीता आदि आते हैं। अब ये जो तृतीयक उपभोक्ता है भोजन के रूप में द्वितीयक उपभोक्ता को भी खाते हैं, जैसे भेड़िया, मोर, लोमड़ी आदि, है ना। अब यहां देखिए जो मनुष्य है पूछा गया, तो ये वाला जो प्रश्न है हमने ऑलरेडी इसको डिब्बे में रख दिया है। तो मनुष्य जो है प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ता में आते हैं, क्योंकि शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हमने देख लिया उत्पादक और उपभोक्ता। तीसरा इसमें आता है अपघटक, ठीक है। आपको अपघटक जो है इकाई 8 में विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है साथियों। अभी देखिए ऊर्जा प्रवाह का नियम, ऊर्जा प्रवाह के क्या नियम है, इनके बारे में हम 8 में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर भी हम थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन हम इसमें दे रहे हैं साथियों। देखिए सूर्य से ऊर्जा का जो प्रवाह है 100% होता है, उसमें से जो 90% है श्वसन में व्यय हो जाता है, सांस के रूप में लेने में व्यय हो जाता है, ठीक है। केवल 10% ऊर्जा ही जो है स्थानांतरण होता है। यहां से क्वेश्चन बना हुआ है कितने प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इसे ही ऊर्जा प्रवाह का नियम कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन साथियों बना हुआ है, तो आप बिल्कुल याद रखें। ऊर्जा प्रवाह के नियम से जुड़े 4 जो तथ्य है आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है,
इसको भी आप याद रखें। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, याद रखेंगे, ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। पौधों पर जो सूर्य का ऊर्जा 3000 किलो कैलोरी गिरती है, जिसका 50% अवशोषित हो जाता है। ठीक है, अब 10% जो ऊर्जा प्रवाह का नियम है लिंडमान ने दिया था, इसको याद रखेंगे। जो 10% है ऊर्जा प्रवाह, उसके जो नियम है लिंडमान, जिसे लिंडमैन भी कहते हैं, तो उन्होंने दिया हुआ है साथियों। उसके बाद में आता है पारिस्थितिकी। इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा हम इस वीडियो में कर रहे हैं। तो पारिस्थितिकी होता क्या है, देखिए, इसे अंग्रेजी में इकोलॉजी कहते हैं। पारिस्थितिकी के बारे में हम समझें इसकी परिभाषा को। देखिए, सजीव प्राणियों और उनके पर्यावरण के साथ आपसी संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, सजीव प्राणी और पर्यावरण के बीच में जो संबंध होता है, अब वो जो संबंध है, अगर वह मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक संबंध है, उन्हीं के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। ठीक है साथियों, एक बार और समझें, सजीव प्राणी और पर्यावरण के बीच के जो संबंध है उनका वैज्ञानिक अध्ययन, सजीव प्राणी और पर्यावरण के बीच के जो संबंध है उनका वैज्ञानिक जो अध्ययन है उसी को पारिस्थितिकी कहा जाता है। ठीक है, प्राणियों का अंतःक्रिया जिस सीमित निर्धारित क्षेत्रों में होती है उसे पारिस्थितिक तंत्र, अर्थात देखिए, सजीव प्राणी और पर्यावरण के आपसी संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, और जिस क्षेत्र में यह होती है क्रिया वह पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है साथियों, अब देखिए पारिस्थितिक शब्द का या उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसमें एक तथ्य है, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है टेंसले ने किया था। ठीक है साथियों, अगली बिंदु है पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक ओडम है। यहां से लोगों को भ्रम होता है, आप इन दोनों चीजों में भ्रमित कतई ना हो। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र का सबसे पहले प्रयोग जब बोला जाए तो टेंसले लिखना है, और पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक जब पूछा जाए तो ओडम लिखना है साथियों। ठीक है, अब देखिए इसमें एक बिंदु और है, तालाब या महासागर का पिरामिड उल्टा होता है। याद रखेंगे, तालाब या महासागर का जो पिरामिड है उल्टा बनता है। घास का पिरामिड सीधा बनता है, वृक्ष का पिरामिड उल्टा बनता है। पारिस्थितिक तंत्र, देखिए, अब ये जो 4 फैक्ट है अभी हमने बताया आपको, इन 4 फैक्ट्स को बिल्कुल याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है, क्या क्या है, तो पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक ओडम है, तालाब का या महासागर का पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है, घास का पिरामिड सीधा बनता है, और वृक्ष का पिरामिड भी उल्टा बनता है। ठीक है, इस बिंदु को आप याद रखें। एक और बिंदु है, देखिए यहां पर आपको शो हो रहा है, पारिस्थितिक तंत्र की सबसे छोटी इकाई बायोस्फीयर कहलाता है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, पारिस्थितिक तंत्र की सबसे छोटी इकाई को बायोस्फीयर कहा जाता है। ओके, इसमें अब एक और परिभाषा पर आए तो वो क्या है, ओजोन परत क्षरण, है ना। क्या है, ओजोन परत क्षरण। अब ओजोन परत क्षरण क्या है, तो इसको भी आप समझें। देखिए, ओजोन परत में छेद सर्वप्रथम अंटार्कटिका में देखा गया। कहां देखा गया ओजोन परत का जो छेद है, अंटार्कटिका में। ठीक है ना, यह समताप मंडल में
पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है साथियों? तो यह समताप मंडल में पाया जाता है ना। अब सूर्य से आने वाली जो हानिकारक गैस है उसको यह क्या करता है, ओजोन परत अवशोषित करता है और उसी हानिकारक गैस को पृथ्वी पर आने से रोकता है। ठीक है, तो उसी हानिकारक जो गैस है उसको पृथ्वी पर आने से रोकता है और हमें उस हानिकारक गैसों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो कौन है ये? ओजोन परत। ठीक है, अब ओजोन में छेद का जो प्रमुख कारण है क्लोरीन। ओजोन मंडल में छेद हो रहा है, ओजोन परत में छेद हो रहा है, उसका प्रमुख कारण क्लोरीन है। ठीक है, याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ओजोन परत की सघनता मापने की जो इकाई है डाप्सन। अब ओजोन परत की जो सघनता है उसको डाप्टन से मापा जाता है, इसको भी आप याद रखें। ओजोन परत में छिद्र को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था। अब जो ओजोन में छिद्र हो रहा है हानिकारक गैसों की वजह से साथियों, उनको रोकने के लिए शासन द्वारा मॉन्ट्रियल समझौता किया गया था। यहां से भी आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है? देखिए, इनके दो कारण जिसे आपको याद रखना है सिर्फ। तो यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए कारण है। ठीक है, उत्तरदायी है, जिन्हें हम CFC बोलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके उत्तरदायी हैं। और दूसरे, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने पर भी ये जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। ये दो कारण है जिनके वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में हमारा आता है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्षा के जल में अम्लों की बढ़ती मात्रा ही अम्ल वर्षा। देखिए, बरसात होती है, वर्षा होती है, तो वर्षा में जब अम्लों की मात्रा बढ़ जाती है तो वही क्या कहलाता है? अम्ल वर्षा कहलाता है। अब अम्ल वर्षा का जो pH मान है 5.6 से कम होता है। ठीक है, इसमें SO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन आदि पदार्थों के मिलने से अम्लीयता आती है। ठीक है, अर्थात वर्षा का जल अम्लीय कब होता है साथियों? जब उसमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है, नाइट्रोजन मिल जाता है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन जैसे गैसें आपस में मिलती है तो जो वर्षा का जल है अम्लीय हो जाता है। ठीक है, वर्षा का जल का जो pH मान है 7 से नीचे आ जाए तो हानिकारक होता है। इसे भी आप याद रखें, वर्षा जल का जो pH मान है 7 से जब नीचे आ जाता है तो वह हानिकारक होता है। ठीक है, अब ताजमहल में इसी अम्लीय वर्षा का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आप सभी जान रहे हैं साथियों, वह पीला हो रहा है। जो ताजमहल है वह पीलापन में बदल रहा है, उसका प्रमुख कारण यही अम्ल वर्षा है जिस पर उनका प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, इसको तो हम 8वां यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, विस्तार से आपको 8वां यूनिट में ही देखने को मिलेंगी। अब देखें इसमें साथियों, बच्चों के दृष्टिकोण में पर्यावरण की क्या क्या रोचकता है। ठीक है, अब पर्यावरण रोचक क्यों लगता है बालकों को? अलग अलग बिंदु है। बच्चे अपने आसपास दिखने वाली चीजों के बारे में सोचता है कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, है ना, ये हो रहा है तो कैसे हो रहा है। उनमें क्या है, ललक होती है, बच्चों में जानने की जिज्ञासा होती है। बच्चों की खास नजरिया, जानने की इच्छा, जिज्ञासा ही क्या करता है, उसमें पर्यावरण में रुचि लाता है। ठीक है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उनमें रुचि लाता है। किसी भी वस्तु को देखकर उसके बारे में जानने की जो जिज्ञासा ही बालकों में रुचि लाता है। तो इस तरह से क्या है, बच्चों को पर्यावरण रुचिकर लगता है क्योंकि उनमें जिज्ञासा होती है। अब बच्चों का पर्यावरण को लेकर आरंभिक शिक्षा क्या होनी चाहिए, कैसे बच्चों को प्रारंभ में पर्यावरण के बारे में बताना है, इस बिंदु से समझें। तो सबसे पहले तो बालक प्राथमिक शाला में हम हैं तो
गीत संगीत के माध्यम से, स्थानीय गीतों के माध्यम से, पहेलियों के माध्यम से पर्यावरण के बारे में अवगत करा सकते हैं। जंगल आदि कविता कहानियों के माध्यम से, है ना, कहानी सुनाकर कि जंगल में शेर रहते थे, पेड़ को काट डाला, सब जंगली जानवर मर गए, ऐसे कुछ भी स्टोरी हम बालकों को सुना सकते हैं। स्थानीय खेल के माध्यम से, कलाओं के माध्यम से, कारीगरी के कार्य के माध्यम से, बच्चे के स्वयं के अनुभवों पर बातचीत करके भी हम पर्यावरण को लेकर आरंभिक शिक्षा बालकों को दे सकते हैं साथियों। तो ये तो रहा आज का सेशन, जिसमें इकाई 1 को हमने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। कल के सेशन में हम इकाई 2 शुरू करेंगे साथियों। यदि आप हमारे हैंड राइटिंग नोट्स खरीदना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर शो हो रहा है। देखिए, ये जो नंबर है 8839730092, इस नंबर पर आप कॉल करके हमारे जो हैंड राइटिंग नोट्स है खरीद सकते हैं। आपको 4 विषय के जो हैंड राइटिंग नोट्स है 270 रुपए में प्राप्त हो जाएगा साथियों। यदि आप इच्छुक हैं तो हैंड राइटिंग जो नोट्स है आप खरीद सकते हैं। आपके लिए बहुत ही बेहतर है, क्योंकि दोस्तों सहायक शिक्षक स्पेशल जो हमने स्वयं पढ़ा है उसी नोट्स को लेकर के हमने ये जो नोट्स है अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है। तो इस वीडियो सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम फिर से एक नए यूनिट के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।